सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। आप इसी तरह हमेशा अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक बहुत अच्छी क्लास लेके आए हैं और ये वाकई में बहुत अच्छी क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में आपके कवर होता ही होता है। तो इस टॉपिक को आज आप केयरफुली सुनना और इसको फॉलो करना। और दूसरी बात, अभी फटाफट आप एक काम की, जल्दी से आप एक पेन कॉपी ओपन करके बैठिए भी, साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाऊंगा इस टॉपिक के, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको जो भी नोट्स बनाने हैं आप मेरे साथ साथ बनाइएगा, मैं जो भी डिक्टेट करूंगा आप उस साथ साथ राइट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए और इसके नोट्स भी आपके प्रॉपर साथ साथ बनते रहे और आपको समझ में भी टॉपिक आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? आप फटाफट एक पेन कॉपी जल्दी से ले लीजिए, मैं आपको 5 या 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप जल्दी से पेन कॉपी अपना रेडी कीजिए विद डेट। और जो हमारी क्लास है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट में क्लास 5 है। और जो टॉपिक है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपके टॉपिक्स हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आपको टॉपिक पहले राइट डाउन कीजिएगा कि टॉपिक में आपको डालना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट। और जो टॉपिक है मेन वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी हमारी कौन कौन सी थी, और मैंने आपको वहां पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया भी था, बट आज हम उसको और डिटेल में करेंगे। ठीक है बच्चे, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की क्लास लिबरलाइजेशन के साथ साथ। तो देखिए बच्चे, लिबरलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि व्हाट इज द लिबरलाइजेशन। तो आज इसको हम थोड़ा और टेक्निकल तरीके से सीखते हैं, जो आपकी लैंग्वेज जो आपको फॉलो करनी है। तो देखिए बच्चों, साथ साथ आप कोशिश करिए कि राइट डाउन भी करते रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए मुझे समझाने में। तो आप लिखिए पहले, लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीइंग, FREEING, फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस and industry from all unnecessary controls and restrictions। means, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, liberalization means freeing the Indian business and industries from all unnecessary controls and restrictions। बहुत इजी लैंग्वेज है और आपको इजी समझ में भी आ रहा है कि इसका मतलब क्या था कि इंडियन बिजनेस को लिबरलाइजेशन के अंडर में क्या करना था कि जितने भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, यानी जो हमारे 1991 से, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स हुए थे वो कब हुए थे? जुलाई 1991 में। तो 1991 से पहले जो हमारी जो इंडस्ट्रीज थी या फिर जो भी हमारा बिजनेस सेक्टर था वो काफी चीजों के लेके सफर करता था, क्योंकि उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी। उस पर जो रिस्ट्रिक्शन थे और कंट्रोल थे गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन्हें इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो इजीली अपना बिजनेस सेटअप कर पाए या फिर वो स्टार्ट करने की सोचे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा लिबरलाइजेशन के अंडर में कि उनके ऊपर से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे कंट्रोल्स उठा लिए ताकि उनको इजी वे में अपने आप को स्टार्टअप करने में आसानी हो। ठीक है, देन और क्या क्या हुआ इसके साथ साथ देखिए, ये था हमारा लिबरलाइजेशन का मीनिंग। इसको थोड़ा और तरीके से देखते हैं। सेकंड, इसके अंदर जो आते हैं कि क्या क्या कंडीशंस आई और क्या क्या गवर्नमेंट ने करे। फिर आया हमारा नंबर 1, एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी एबॉलिश किए गए क्या? लाइसेंसिंग, यानी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें लाइसेंसिंग लगी हुई थी, यानी कंपलसरी थी। उस टाइम पे जो नया रिफॉर्म्स आए उसमें केवल सेक्टर ने क्या करा, गवर्नमेंट ने हमारी जो रिफॉर्म्स किए केवल 6 सेक्टर पे कंपलसरी लाइसेंसिंग अप्लाई की। बाकी के जो सेक्टर्स थे उनको लाइसेंसिंग फ्री कर दिया गया या फिर उनके ऊपर से जो लाइसेंसिंग जो प्रोसीजर था वो इजी कर दिया गया। तो ये था बेसिकली अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लीवरेज दे दी गई कि आप अपनी इंडस्ट्री, अपने बिजनेस को इजीली ओपन कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा प्रोसीजर में आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। राइट, सेकंड हमारा आया फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस। यानी फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जो भी आपका फ्रीडम है, यानी किसमें? स्केल में। स्केल यानी स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल या मिडिल स्केल, जो भी आपको ओपन करना है। तो अब इंडस्ट्रीज को इतनी लीवरेज दे दी गई है
कि वो अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकें। यानी अगर उनका बिजनेस स्मॉल स्केल पे है तो उसको लार्ज स्केल पे लाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा परमिशन या फिर बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कि वो हायर अथॉरिटी से परमिशन ले, गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट ऑफिस से चक्कर लगाएं। तो उनको क्या ये फ्रीडम दे दी गई कि आप अपने बिजनेस को इजिली ग्रो अप कर सकते हो, इजिली और लार्ज स्केल कर सकते हो, या फिर आपको स्मॉल स्केल में अगर रहना है तो आप वहां पर भी अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्या था, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस, राइट। हम बात करते हैं थर्ड में अब आता है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बच्चों, इंडस्ट्रीज में होता क्या है, देखिए इंडस्ट्रीज में हमारे पास रॉ मटेरियल्स आता है और फिनिश गुड्स बाहर जाता है। लेकिन अगर हमें रॉ मटेरियल प्रॉपर तरीके से अगर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, सपोज करो कि मेरी कंपनी दिल्ली के अंदर है, नोएडा के अंदर है, और मेरा जो प्रोडक्शन है, जो उसका जो रॉ मटेरियल उसे बैंगलोर से आना है या फिर केरला से आना है या फिर तमिलनाडु से आना है या फिर अदर किसी स्टेट से आना है, अगर वहां पे उसको लाने में मुझे प्रॉब्लम होगी, यानी स्टेट के बहुत सारे बैरियर्स होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे बैरियर्स होंगे, तो मैं वो मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं आ पाएगा। सेम फिनिश गुड्स के साथ भी होता है कि अगर मुझे अपने फिनिश गुड्स यानी जो मेरा कंप्लीट गुड्स है, अगर उसको मुझे सोल्ड आउट करना है किसी बाहर अदर स्टेट में, यानी मुझे नई मार्केट चाहिए बेचने के लिए अपने माल को, और अगर मैं अपने माल को बाहर नहीं बेच पा रहा हूं तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम है। यानी मैं प्रोडक्शन और मेरा कंजम्पशन यानी सेलिंग दोनों ही मेरी क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी, और मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसकी डिमांड भी मैं सप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा। तो इस वजह से क्या करा उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या करा कि मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूं, क्योंकि ज्यादा सेल करूं, क्योंकि ज्यादा सेल होगी तभी ज्यादा प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज है। तो उन्होंने सेल पे भी और प्रोडक्शन पे भी दोनों की जो कॉजेस थे, जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, यानी मुझे रॉ मटेरियल अगर मंगवाना है अदर स्टेट से तो उसको भी इजी कर दिया, यानी मूवमेंट ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज था वो इजी कर दिया गया, ताकि मैं इजिली रॉ मटेरियल को मंगवा सकूं और अपने फिनिश गुड्स को इजिली दूसरी स्टेट में सोल्ड आउट कर सकूं। तो रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। फोर्थ आपका आता है फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो आपका बिजनेस सेक्टर है, वहां पर गवर्नमेंट का अगर इंटरफेयर जरूर से ज्यादा होता है, यानी एक्सेस होता है, तो फिर वहां पर भी वो सफर करता है बिजनेस। सपोज करो कि मेरी किसी प्रोडक्शन की किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग आ रही है वो 100 रुपीज आ रही है, कितनी आ रही है, 100 रुपीज आ रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करे कि भाई नहीं, आपको जो इसकी मार्केट जो वैल्यू है वो 90 रुपीज रखनी है, तो क्या वो प्रोड्यूसर या फिर वो बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब उसकी कॉस्टिंग 100 रुपीज आ रही है तो 90 रुपीज में कैसे बेचेगा, नहीं बेच पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ठीक है आप एक काम करो, आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है तो आप उस पे ही जो आपका जो मार्केट प्राइस रखना है वो आप डिसाइड करो। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कई सारी चीजें भी रखी, हर गुड्स पे नहीं किया, कुछ गुड्स पे आज भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो उन्होंने क्या करा कि जो कॉस्टिंग थी बिजनेसमैन की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे दी कि आप अपने तरीके से इसका एमआरपी डिसाइड करो। तो ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो गया, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। देन उसके बाद रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड रिड्यूस द कंट्रोल। अब देखो क्या करा, अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगाएगी बिजनेस पे तो बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके प्रॉफिट में टैक्स जाएगा, और अगर प्रॉफिट में ज्यादा टैक्स जाएगा, अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर बिजनेस क्यों करेगा? कहीं ना कहीं अगर उसको पेन लेना है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको और मोटिवेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए जो अपने जो टैक्सेस थे वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से क्या किए, कम किए, ताकि वो और मोटिवेटेड हो और प्रमोट करें उनको। तो उनके बिजनेस को और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने उन्होंने सब्सिडी देनी शुरू कर दी और टैक्सेस रेट क्या कर दिए, लेस कर दिए, और अपने जो कंट्रोल्स थे, जो लीगल्स कंट्रोल थे, वो थोड़े से क्या करें वहां से हटाए, ताकि उनको बिजनेस करने में आसानी रहे, मुश्किल ना हो। तो ये था हमारा रिडक्शन इन रेट्स एंड रिड्यूसेस द कंट्रोल। देन 6 है हमारा सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हाँ, अगर हमारे डोमेस्टिक कंट्रीज में, अगर हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेस है, अपनी हमारी इंटरनल जो हमारी फैक्ट्रीज हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनको अब्रॉड में अगर बिजनेस करना है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी अगर मुझे उन्हें रॉ मटेरियल अगर बाहर से मंगाना है या फिर अपना जो फिनिश गुड्स है वो बाहर किसी मार्केट में बेचना है, यानी दूसरे कंट्री के अंदर, तो वहां का जो प्रोसीजर है बहुत पहले क्या बहुत टफ था, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोसीजर था बहुत टफ था। तो उसके भी जो प्रोसीजर है वो जो गवर्नमेंट लीगल्स जो होते हैं वो भी उन्होंने क्या करे, थोड़े से इजी करिए, ताकि लोगों को और मोटिवेट हो, जाके बिजनेसमैन और मोटिवेट हो और वो बाहर अपना बिजनेस एक्सप्लोर कर सके। देन ये था हमारा सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा टॉपिक लिबरलाइजेशन।
आप इसको इजिली पढ़ सकते हो, इजिली इसको कंप्लीट कर सकते हो और नोट्स भी आप बना सकते हो। तो आप इसको प्लीज इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया लिबरलाइजेशन। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ। तो देखिए बच्चों, प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ, पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन मीन्स क्या है, मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर in the nation, building process and reducing the role of the private sector। यानी प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, अगर हमारी जो फैक्ट्रीज या फिर जो हमारी जो इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर की अगर वो कोप अप नहीं कर पा रही है, प्रॉपर तरीके से हमसे हैंडलिंग नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया कि आप करो, अगर आपसे अच्छा हो पाते तो अच्छी बात है, तो आप करो इसको। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्राइवेट सेक्टर को दे दी। यानी यहाँ पर अब एक नई इकोनॉमी आ गई, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी था और पब्लिक सेक्टर भी था। बट प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दी ताकि वो ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज द प्राइवेटाइजेशन, कि जहां पे गवर्नमेंट ने वेलकम किया प्राइवेट सेक्टर्स का, बिजनेसमैन का, कि आप आओ और अपना बिजनेस सेटअप करो, पब्लिक में आप सोशल सर्विस कर सकते हो, अपना प्रॉफिट मेकिंग भी करो और आप हमारी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाओ। तो वहां पर था एक तरह से इन्विटेशन टू द प्राइवेट, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर थे, जो हमारे बिजनेसमैन थे, उनको इन्विटेशन था प्राइवेटाइजेशन के अंदर। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है, उससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन दोबारा आपको रिपीट कर दूं ताकि आप इसको फटाफट नोट डाउन कर सकें। प्राइवेटाइजेशन मींस गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन, बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो आप इसको राइट डाउन कीजिएगा फटाफट ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहे। नाउ हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट क्या था, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली था कि जब कोई भी पब्लिक सेक्टर अपनी कुछ कंपनीज को या फिर अपनी कुछ इंडस्ट्रीज को किसी प्राइवेट सेक्टर को देती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। यानी उसको देने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हम ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको हम सिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं, यानी जहां पर वो बार बार लॉस आकर हो रहा है, जहां पर कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो रही है, या फिर जो उसका ग्रोथ है वो हमेशा डाउनफॉल जा रहा है, वो ग्रो नहीं कर पा रही है, तो उन इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं सिकनेस वाली, जो सिक इंडस्ट्रीज होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि उन सिक इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया, यानी उनका कुछ पार्ट जो उनको कुछ शेयर है वो किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। पूरा का पूरा नहीं, मे बी फुल्ली भी हो सकता है, मे बी पार्शियल भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पर प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट की जो सिक जो इंडस्ट्रीज थी उनको टेक ओवर करा, तो दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो वहां से भी हमारे क्या हुआ, काफी सपोर्ट मिला हमारी इकोनॉमी को। वो जो इंडस्ट्री जो हमारी सिक थी, जिनका बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, वो भी हमारे परफॉर्मेंस में आई, उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए, तो हमारी जो डिसइन्वेस्टमेंट के जो रिजल्ट्स आए वो भी प्रॉपर तरीके से अच्छे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। थर्ड में हमारा चलता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या था, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, मींस, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मींस इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, leading towards the emergence of a cohesive cohesive global economy। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बेसिकली ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि 99 से पहले जो हमारा जो इंडियन का जो ट्रेड था वो केवल डोमेस्टिक था, यानी इंडियन टेरिटरी के अंदर ही था, वो बाहर नहीं था। उसको और एक्सप्लोर करने के लिए और अपने प्लेटफॉर्म को और वर्ल्ड वाइड करने के लिए, बाहर की कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से हमें रिलेट करने के लिए, उसे कनेक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत थी कि हम उनके साथ ट्रेड करें। और ट्रेड करने के लिए हमें बहुत सारे जो बैरियर्स थे वो हमें रिमूव करने थे, क्योंकि उससे पहले हमारे कंट्री में बहुत सारे बैरियर्स थे जो कि हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में करने में मदद नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस चीज को और अच्छा करने के लिए कि हम बाहर, इंडिया से बाहर भी अपने ट्रेड को बढ़ाएं,
इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या करा, ग्लोबलाइजेशन को इनवाइट करा और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करा। ग्लोबलाइजेशन के अंडर में हमारी बहुत सारी चीजें और भी हुई, जैसे कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन। फ्री फ्लो, नोट कीजिए, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन, यानी अक्रॉस द नेशन यानी देश के बाहर, यानी अगर हमें किसी कंट्री से ट्रेड करना है तो देयर शुड बी द फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब तक हमारा वहां पे सामान का आना जाना, सर्विसेज का आना जाना इजी नहीं होगा, ट्रांसफरिंग नहीं इजी होगी, तब तक हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते। तो जो भी उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे बैरियर्स थे वो हमारे सारे रिमूव किए गए, ताकि हमारा जो गुड्स का आना जाना वहां पे और सर्विसेज का आना जाना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हमारा लेन देन या आना जाना वहां पे इजिली हो जाए। सेकंड था फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं बट उसकी जो हमारी टेक्नोलॉजी इंडियंस नहीं है, आप देखो हमारे यहाँ जितना भी टेक्नोलॉजी होता है, कुछ तो इंडियंस होता है जो मेक इन इंडिया के अंडर में आता है, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी 70% to 80% टेक्नोलॉजी आज भी हमारे यहाँ फॉरेन से आती है, क्योंकि अभी हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में है, डेवलप कंट्रीज में नहीं है। तो अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव नहीं हुई कि हम खुद सेल्फ अपना कुछ बना सके। तो आज भी जो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल सेक्टर है या फिर जो हमारा इंफॉर्मेटिव सेक्टर है, वो भी आज पे जो डिपेंडेंट है वो अदर कंट्रीज पे डिपेंड है। इसीलिए हम लोग वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं। अगर यही चीज आज ना होती, यानी अगर हम बाहर की कंट्रीज से या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अगर एक्टिव नहीं होते, तो आज भी हम बहुत पिछड़े हुए होते और बिल्कुल भी हम कोप अप नहीं कर पाते अदर कंट्रीज से। बिकॉज ऑफ कि हमने ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया, इस वजह से आज हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। देन थर्ड हमारा आता है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। पहले क्या था कि हमें अदर कंट्रीज में अगर मूवमेंट करनी है तो जो वहां के लिए वीजास थे जो बहुत ही मुश्किल से लगते थे, पासपोर्ट बनवाना बड़ा मुश्किल काम था। तो ये सारी चीजें भी हमारे लिए क्या इजी की गई। बिजनेस के लिए अगर हमें परमिशंस लेनी है वो बहुत मुश्किल थी। ट्रेड बैरियर्स हमारे पास बहुत ज्यादा थे जो इंटरनेशनल लेवल पे थे, उन सब बैरियर्स को कम किया गया, मूवमेंट को इजी किया गया, ताकि हम बाहर जाएं, वहां पे देख सकें कि वहां पे क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है, वहां पे क्या डिमांड आ रही है, वहां पे किस तरह से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से वहां पे सेलिंग होती है। हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली बाहर जाके, तो वो भी किसके अंडर, ग्लोबलाइजेशन के अंडर में। देन लास्ट स्टेज में फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस द नेशन। फ्री फ्लो ऑफ द कैपिटल अक्रॉस द नेशन का मतलब है कि अगर हमें अपना कोई ट्रेड या फिर अपना कोई बिजनेस मुझे कोई अदर कंट्री में सेटअप करना है, तो मुझे वहां पे कैपिटल ले जाने की परमिशन होनी चाहिए। या फिर अगर कोई बाहर की जो कंट्री है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उसको भी इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी कैपिटल या अपने इन्वेस्टमेंट को हमारी कंट्री में इजिली ला सके। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो मोस्ट ऑफ ऑल आपके तीनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और उनको समझने की बहुत जरूरत भी है, बिकॉज ये आपको हमेशा काम आने वाले हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो आप इसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, इसको लर्न कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में खत्म करता हूँ यहीं पर ही, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट पास कीजिए, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको प्रमोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आज क्लास को एंड करता हूं, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।